नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। 1921 का साल था। ब्रिटिश काल का भारत। पंजाब के साहिवाल ज़िले में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तभी एक पुरातत्वविद दयाराम साहनी को वहाँ कुछ ईंटें और अजीब से अवशेष दिखाई दिए। शुरुआत में किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब खुदाई हुई तो जो सामने आया वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक पूरी सभ्यता ज़मीन के नीचे दबी थी और उसका नाम था हड़प्पा। एक साल बाद 1922 में एक और जगह खुदाई शुरू हुई, सिंध के इलाके में, और वहाँ मिला मोहनजोदड़ो। इसका मतलब था यह कोई एक शहर नहीं बल्कि पूरी एक सभ्यता का हिस्सा था, सिंधु घाटी सभ्यता। अब तक इतिहास में हमें केवल मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी थी, लेकिन अब भारत की ज़मीन से एक नई कहानी निकल रही थी। एक ऐसी सभ्यता जो लगभग 5000 साल पुरानी थी और जो मिस्र से कई मामलों में आगे निकली। लेकिन एक सवाल सबके मन में आया, क्या ये वाकई भारत की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता थी? आधिकारिक रूप से हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, भारत की पहली विकसित और संगठित शहरी सभ्यता मानी जाती है। यह करीब 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली रही। सिंधु सभ्यता एक या दो शहरों की बात नहीं, इसके तहत करीब 1400 से ज़्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है, जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों तक फैले हुए थे। सबसे प्रसिद्ध स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और बनावली। हाल ही के खोजों से यह प्रमाणित हो चुका है कि यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पनपी थी, जिससे इस सभ्यता का नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता रखा गया है। यह कोई आदिम या पिछड़ी सभ्यता नहीं थी। इनके शहरों की प्लानिंग, व्यापार व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम और तकनीकी ज्ञान ने सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन आज भी इस सभ्यता से जुड़े कई सवाल अनसुलझे हैं, जैसे इनका शासक कौन था, इनकी भाषा क्या थी, और सबसे बड़ा सवाल, यह सब अचानक कैसे खत्म हो गया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस सभ्यता की गहराई में उतरना होगा, शहरों से लेकर बाजारों तक, मंदिरों से लेकर मोहरों तक। तो आइए इतिहास के इस सबसे रहस्यमय अध्याय को खोलते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कहानी, उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक। जब दुनिया के ज़्यादातर लोग जंगलों में भटकते थे, जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे और जब मेसोपोटामिया में जज़ुरेट खड़े हो रहे थे, उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ लोग अपने शहरों को इस तरह बना रहे थे कि आज के इंजीनियर भी देखकर हैरान रह जाएं। हम बात कर रहे हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता की, जहां हर एक चीज़ सोच समझकर बनाई गई थी, चाहे वो घर हो, सड़कें हो या फिर नालियाँ। सबसे पहले बात करते हैं शहरों की प्लानिंग की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर ग्रिड पैटर्न पर बने थे, मतलब सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। ऐसा लेआउट आज के मॉडर्न शहरों में भी देखने को मुश्किल से मिलता है। हर घर पक्की ईंट से बना होता था और वो सभी ईंटें एक ही आकार की थीं। सोचिए, आज से 5000 साल पहले भी स्टैंडर्ड साइज का इस्तेमाल हो रहा था। घरों में कई कमरे होते थे, आंगन होते थे और कुछ में तो 2 मंजिला भी थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर घर में निजी स्नान गृह, बाथरूम होता था और वहां से पानी निकलकर अंडरग्राउंड नालियों में चला जाया करता था। जी हाँ, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जिसे देखकर आज के टाउन प्लानर्स भी चौंक जाते हैं। अब जरा ग्रेट बात की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो में मिला एक विशाल स्नानागार, लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा यह कुंड पक्की ईंटों से और जल निकासी व्यवस्था से युक्त था। क्या यह किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था या समाज का सार्वजनिक स्नान घर, आज भी रहस्य बना हुआ है। शहरों में अनाज संग्रहण के लिए ग्रैंडरीज यानी अन्नागार बनाए गए थे। इनका आकार और संरचना इतनी सुव्यवस्थित थी कि लगता है इनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से संगठित थी। सिंधु सभ्यता के शहरों में विशाल मंच, जलाशय और खंबेदार हॉल भी पाए गए हैं, जो किसी सभा या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाए जाते रहे होंगे। लोथल शहर में एक पूरा डॉकयार्ड मिला है, मतलब यहाँ से समुद्री व्यापार होता था। और सोचिए, यह सब तब हो रहा था जब दुनिया के बहुत से हिस्से अभी भी पत्थर युग में जी रहे थे। सवाल उठता है, इतनी एडवांस प्लानिंग और निर्माण कैसे संभव हुआ? क्या इनके पास इंजीनियरिंग की कोई लिखित प्रणाली थी या कोई बेहद कुशल नगर योजनाकार? जो भी हो, इतना तो तय है कि सिंधु घाटी के ये शहर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थे। ये उस दौर की बुद्धिमत्ता, अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था के अद्भुत प्रमाण हैं। और यही शहर हमें ले जाते हैं अगले सवाल की ओर। जब इनका कोई राजा नहीं था, कोई सेना नहीं थी, तो क्या ये सच में शांति से जीते थे?
इतिहास में जब किसी सभ्यता की बात होती है तो राजा महाराजा, युद्ध और विशाल मंदिरों की चर्चा जरूर होती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इस नियम से बिल्कुल अलग थी। यहाँ न तो अभी तक कोई राजा का महल मिला, न कोई सैन्य छावनी और न ही कोई मंदिर जैसा भवन। तो फिर सवाल उठता है, इतने बड़े बड़े शहर कौन चला रहा था? क्या वाकई ये लोग बिना शासक और बिना हथियारों के शांति से जी रहे थे? जब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अन्य स्थलों की खुदाई हुई तो पुरातत्वविदों को वहाँ की ईंटें, घर, नालियाँ और मोहरें तो मिली, लेकिन कहीं भी युद्ध के हथियार, किले या सैनिक संरचनाएं नहीं मिली। हाँ, कुछ तीर, भाले जैसे औजार जरूर मिले, लेकिन वो भी शिकार या खेती के लिए थे, युद्ध के लिए नहीं। तो क्या ये सभ्यता सच में शांति का प्रतीक थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी का समाज सामूहिक प्रशासन से चलता था। शायद हर शहर का अपना पंचायतनुमा ढांचा रहा हो। शहरों की प्लानिंग, जल व्यवस्था और निर्माण कार्य इतने सुव्यवस्थित थे कि इनमें किसी सख्त प्रशासन की झलक दिखाई देती है, परंतु वह प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं मिला, कोई विशाल मूर्तियाँ, कोई पूजा स्थल, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ छोटी मूर्तियां जरूर मिली हैं, जैसे योगिक मुद्रा में बैठी पुरुष मूर्ति, जिसे कुछ लोग प्रोटोशिव मानते हैं। मोहरों पर भी कई देवी देवताओं जैसी आकृतियां बनी हैं, जिनमें पशु, वृक्ष और मातृशक्ति की छवियां प्रमुख हैं। इससे पता चलता है कि शायद ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन कोई संगठित धर्म या मंदिर व्यवस्था नहीं थी। तो क्या ये सभ्यता धर्मनिरपेक्ष थी? कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह सभ्यता आध्यात्मिक जरूर थी, पर धार्मिक संस्थागत ढांचे से मुक्त थी। अब सवाल आता है, जब न राजा था, न मंदिर, न ही सेना, तो क्या इन लोगों में कभी झगड़े नहीं होते थे? अब तक खुदाई में कोई युद्ध का मैदान नहीं मिला, न कोई सामूहिक नरसंहार के प्रमाण। यही कारण है कि इसे पीसफुल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। पर क्या इतनी आदर्श व्यवस्था लंबे समय तक चल सकी? हमें यह जानने के लिए इस सभ्यता की मानसिकता और विचारधारा को समझना होगा, जो शायद उनकी मोहरों और रहस्यमय लिपि में छिपी है। और अब बात आती है उस लिपि की जो 100 वर्षों से एक पहेली बनी हुई है। कभी कभी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य उसके सबसे छोटे आकार में छुपा होता है। सिंधु घाटी की मोहरें, ये छोटी छोटी सीलें जिन पर जानवरों की आकृतियां और अजीब से चिन्ह खुदे हुए हैं, पिछले 100 सालों से दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों के लिए पहेली बने हुए हैं। इन मोहरों पर जो चिन्ह हैं उन्हें इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये लिपि किसी भी ज्ञात भाषा या लिपि से मेल नहीं खाती। ये चित्रलिपि भी हो सकती है, प्रतीकात्मक लिपि भी, पर अब तक इसे कोई नहीं पढ़ पाया। अब सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने इतने बेहतरीन शहर बसाए, व्यापार किए, ड्रेनेज सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल ज्ञान, पर आज तक कोई भी इस भाषा को पढ़ नहीं पाया। यह एक कोड बनी हुई है। सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिली हैं। ज्यादातर पत्थर या स्टीटाइट से बनी हुई हैं। इन पर जानवरों की सुंदर नक्काशी के साथ कुछ पंक्तियां लिखी होती हैं, लेकिन वो पंक्तियां क्या कहती हैं यह कोई नहीं जानता। कुछ मोहरों पर बैल, एक सींग वाला जानवर, हाथी, बाघ और मछलियां भी बनी होती हैं। एक मोहर पर तो एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा हुआ दिखता है, जिसे पशुपति मोहर कहा जाता है। क्या ये प्राचीन शिव के रूप हैं? लेकिन इन सब का अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब हम उस लिपि को पढ़ पाएंगे। अब तक कई विद्वानों ने इस लिपि को समझने की कोशिश की। कुछ ने इसे द्रविड़ भाषा की पूर्वज माना है, कुछ इसे वैदिक संस्कृति से जोड़ते हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह सांकेतिक व्यापार भाषा थी। पर समस्या यह है, हमें कोई रोसेटा स्टोन नहीं मिला जो इसे किसी जानी पहचानी भाषा से जोड़ सके। यही वजह है कि इंडस स्क्रिप्ट को आज भी अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट कहा जाता है, यानी जो भाषा पढ़ी ना गई हो। और जब भाषा ही न समझे तो सभ्यता के असली विचार, भावनाएं, नियम और कहानियां अधूरी रह जाती हैं। यह लिपि कुल लगभग 400 से 600 प्रतीकों पर आधारित है, न ज्यादा है न बहुत कम। यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं यह लिखित भाषा नहीं बल्कि प्रतीकों की श्रृंखला है। शायद व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रेड कोड हो। लेकिन अगर यह सिर्फ व्यापारिक मोहरें थीं, तो इन पर आध्यात्मिक चित्र क्यों? योग मुद्रा, देव आकृतियां, यह तो व्यापार से परे की बातें हैं। क्या इन मोहरों में उस सभ्यता का धर्म, विज्ञान, प्रशासन और शायद प्रेम भी छुपा हुआ है? शायद हाँ, पर जब तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाते तब तक सिंधु घाटी की आत्मा हमारे सामने आने से बची रहेगी। अब अगला सवाल उठता है, अगर ये सभ्यता इतनी समझदार और संगठित थी, तो क्या इसका व्यापार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था?
सड़कें थीं, घर थे, नालियां थीं और मोहरें थीं। पर क्या सरस्वती सिंधु सभ्यता सिर्फ एक घरेलू संस्कृति थी या फिर इसके व्यापारी अपने सामान को नावों और ऊंटों के जरिए दूसरे देशों तक भी पहुंचाते थे? साक्ष्य बताते हैं सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा थी। लोथल जो आज गुजरात में है, वहाँ एक विशाल डॉकयार्ड मिला है। यह दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक माना जाता है। इसका डिजाइन इतना वैज्ञानिक है कि आज भी विशेषज्ञ इसके जल निकासी और जहाज के प्रवेश निकास की योजना से चकित हैं। इसका मतलब साफ है, सरस्वती सिंधु के व्यापारी समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इन व्यापारों में शामिल थी। यहाँ से मिली मोहरें, मन के धातु के बर्तन, रत्न, तांबा, टेराकोटा की वस्तुएं, यह सब उस समय की प्रमुख व्यापारिक सामग्रियां थीं। मन के बनाने का तो पूरा उद्योग ही था, खासकर चनुदड़ो और लोथल में। आज भी वहां से मिले अति सूक्ष्म पत्थर के मनके यह बताते हैं कि यहाँ के कारीगर कितने दक्ष थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब मेसोपोटामिया के अवशेषों में हड़प्पा की मोहरें मिली। जी हाँ, मेसोपोटामिया के उर, लागश और सुमेर जैसे प्राचीन नगरों में सिंधु सभ्यता की मोहरें और सामान पाए गए हैं। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मेलुहा नाम की एक भूमि का जिक्र आता है, जहाँ से लकड़ी, हाथी दांत, कीमती पत्थर और जानवर मंगवाए जाते थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा ही सरस्वती सिंधु सभ्यता का नाम था, यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता का बाहरी दुनिया में यह प्राचीन नाम था। इससे यह साफ होता है कि इंडस के व्यापारी न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पश्चिम एशिया तक व्यापार करते थे, और वो भी 2500 BCE यानी लगभग 4500 साल पहले। इनके व्यापार मार्ग केवल समुद्र तक सीमित नहीं थे, जमीन के रास्ते भी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और मध्य एशिया तक फैले हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में मिले पत्थर, धातु और शंख यह साबित करते हैं कि वे इन संसाधनों को दूर दूर से मंगवाते थे और स्थानीय उत्पादों में बदलकर फिर निर्यात करते थे। सोचिए, इतनी पुरानी सभ्यता और इतनी संगठित व्यापार व्यवस्था, यह केवल एक सांस्कृतिक चमत्कार नहीं, एक आर्थिक महाशक्ति भी थी। पर सवाल यह उठता है, जब सब कुछ इतना व्यवस्थित था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यता एक दिन अचानक लुप्त हो गई? क्या किसी बाहरी आक्रमण ने इसे नष्ट कर दिया या प्रकृति ने इसकी रीढ़ तोड़ दी? एक ऐसी सभ्यता जो 1000 साल से भी ज्यादा समय तक फली फूली, जिनके शहरों में इंजीनियरिंग थी, व्यापार था, अनुशासन था, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। न लोग बचे, न संस्कृति, सिर्फ खंडहर। ऐसा आखिर क्या हुआ? सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के पतन को लेकर इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के पास कई थ्योरीज हैं, लेकिन अब तक कोई एकमात्र थ्योरी तय नहीं की जा सकी है। आइए इन संभावित कारणों पर एक नजर डालते हैं। सबसे प्रमुख थ्योरी कहती है कि इस क्षेत्र में अचानक सूखा पड़ा। घग्गर हाकरा नदी, जिसे सरस्वती नदी प्रमाणित कर दिया गया है, सूखने लगी। सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे कृषि ठप हो गई और लोग खाने पीने को तरसने लगे। बिना पानी के सभ्यता कैसे जिंदा रह सकती थी? शोध बताते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में मानसून बेहद कमजोर हो गया था, जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन की शुरुआत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कई बार बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। बार बार बाढ़ आने से शहर तबाह हो जाते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंपों के कारण नदियों ने दिशा बदली, जिससे बाढ़ और सूखा दोनों की स्थिति बनी। हर साल बहने वाला पानी शहरों की नींव को खोखला करता गया और एक एक करके शहर वीरान होते गए। पहले यह माना जाता था कि उत्तर से आने वाले आर्यजनों ने सिंधु घाटी पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया। इस थ्योरी के अनुसार आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। हालांकि आज यह थ्योरी वैज्ञानिक रूप से कमजोर मानी जाती है, क्योंकि किसी बड़े युद्ध या विनाश के प्रमाण अब तक नहीं मिले। नरसंहार, जलते घर या हथियारों से कटे शव, ये सब अपेक्षित साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि सभ्यता इतनी बड़ी हो गई थी कि इसका प्रबंधन मुश्किल होने लगा। हो सकता है शहरों में भ्रष्टाचार, असमानता या आंतरिक संघर्ष बढ़ गया हो। व्यापारिक मार्गों का पतन, कृषि का विफल होना और सामाजिक असंतुलन, यह सब मिलकर इस सभ्यता की रीढ़ को तोड़ सकता था। सबसे नई थ्योरी यह कहती है कि सिंधु घाटी के लोग अचानक गायब नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे गंगा घाटी की ओर पलायन कर गए।
इस थ्योरी को डीएनए और पुरातात्विक प्रमाणों से समर्थन मिल रहा है। हो सकता है सरस्वती सिंधु घाटी की संस्कृति पूरी तरह मरी नहीं, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया है और वैदिक सभ्यता की नींव बनी। इससे यह सिद्ध होता है कि पतन एक दिन की घटना नहीं, एक लंबी प्रक्रिया थी। मौसम, नदियां, प्रकृति और इंसानों की सीमाएं सबने मिलकर इस महान सभ्यता को इतिहास बना दिया। लेकिन क्या इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है या इसके अंश आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका है, लेकिन क्या यह सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई है? क्या इसके अंश, इसके विचार, इसके संस्कार आज भी हमारे भीतर जीवित हैं? हमारे आज के समाज और संस्कृति में क्या कुछ ऐसा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से सीखा गया है? देखिए, भले ही सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग गायब हो गए, लेकिन उनकी सोच और कार्यशैली कहीं न कहीं आज भी हमारे समाज में छिपी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों की योजना आज भी हमारे लिए एक आदर्श है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों का ग्रिड पैटर्न, सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, पानी का निकासी व्यवस्था और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यह सब आज के स्मार्ट शहरों की तरह ही थे। हमारे आधुनिक शहरों में भी बहुत कुछ ऐसा है जो सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना से प्रेरित लगता है। सिंधु घाटी के लोग पानी के प्रबंधन में बेहद कुशल थे, चाहे वह घरों से जल आपूर्ति हो या सार्वजनिक स्नानागारों का निर्माण। आज भी भारत में कई जगहों पर इस तरह के जल प्रबंधन और हरित निर्माण का प्रयास हो रहे हैं, जिसमें सरस्वती सिंधु सभ्यता की समझ से प्रेरणा ली जा सकती है। सिंधु घाटी के व्यापार जो रत्न, मनके, धातु और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, उनका व्यापार न केवल व्यापारिक नेटवर्क को मजबूत करता था, बल्कि यह भी साबित करता था कि उस समय के लोग बहुत ही सूक्ष्म और परिष्कृत कारीगर थे। आज भी हम भारतीय कारीगर रेशमी साड़ियों, हस्तशिल्प और कला के विभिन्न रूपों में सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता शायद दुनिया की पहली शांतिप्रिय सभ्यता थी, जिसमें राजा और धर्म से जुड़ी कोई प्रमुख संरचना नहीं थी। लोग सामूहिक रूप से काम करते थे और अपने समाज की भलाई के लिए विचार करते थे। आज भी हमारे समाज में सामूहिक कार्य, शांति और सह अस्तित्व की अवधारणा कहीं न कहीं जीवित है, जैसे हमारे पारंपरिक गाँव की जीवन शैली, जहाँ एकता और सहयोग पर जोर दिया जाता है। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, चाहे वो पशु मूर्ति हो, पेड़ पौधे हों या फिर जल के रूप में देवी देवताओं की पूजा। आज भी भारत में प्रकृति पूजा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एक अहम हिस्सा है, जैसे वृक्ष पूजा, गंगा पूजा और जल संरक्षण की आदतें। सिंधु घाटी की संस्कृति ने कई रूपों में हमारी पारंपरिक कला, वास्तुकला और रहन सहन पर प्रभाव डाला है। उनके द्वारा बनाए गए वस्त्र, आभूषण, कला और उनकी मोहरें आज भी हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे पारंपरिक वस्त्र जैसे लुंगी और साड़ी सरस्वती सिंधु सभ्यता से प्रेरित हो सकते हैं? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग पहले ऐसे थे जिन्होंने वस्त्रों को एक निश्चित तरीके से पहना। सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि यह लिपि शायद द्रविडियन भाषाओं से संबंधित हो सकती हैं। आज भी भारत में कई भाषाएं जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार से आती हैं, और कुछ तो यह मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग इन भाषाओं के प्राचीन रूपों का प्रयोग करते थे। तो देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता भले ही इतिहास के पन्नों में खो गई हो, लेकिन इसके अंश आज भी हमारे समाज, संस्कृति और जीवन शैली में मौजूद हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई? क्या हम उसके अंशों को हर दिन अपने जिंदगी में जीते नहीं हैं? यह एक ऐसा तथ्य है जो इतिहास से हमें प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपके अपने चैनल एन आर्ट्स इतिहास को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं इतिहास के अगले अध्याय में, तब तक इतिहास खोजते रहिए।